हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 11 को फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। जिस आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। आज के लेक्चर में दोस्तों हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है, आइए देख लीजिए। हम पहले क्लास में हम बात कर लिए हैं हिस्टामिन के बारे में, 5-HT प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। तो दोस्तों अभी हमारा बचा हुआ है एंटीहिस्टामिन, साथ में 5-HT एंटागोनिस्ट के बारे में। तो हो सकता है आज की क्लास में इन दोनों को कंप्लीट कर दें, या हो सकता है इनको अलग अलग क्लास में पढ़ाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमको बात करना है दोस्तों आज के एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्या होते हैं, या एक कैसे मेडिसिन होते हैं जो क्या करते हैं, हिस्टामिन की इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, यानी हिस्टामिन के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, एंटी हिस्टामिनिक मतलब होता है 5H1, यानी जो H1 रिसेप्टर होते हैं, जो आपके हिस्टामिन के रिसेप्टर जो हमने पिछली क्लास में बात किया था, उस रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। कहीं न कहीं हिस्टामिन की इफेक्ट को ब्लॉक कर दे रहे हैं, हिस्टामिन की इफेक्ट को रोक दे रहे हैं। ऐसी मेडिसिन को हम एंटी हिस्टामिनिक के नाम से जानते हैं। देखिए, एंटी हिस्टामिनिक वे ड्रग होते हैं जो हिस्टामिन के H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पे मेनली किस रिसेप्टर की बात करें दोस्तों, H1 रिसेप्टर की बात कर रहे हैं। और एलर्जी में होने वाले केमिकल सिम्टम्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जितने भी आपकी एलर्जी की मेडिसिन आती हैं, एलर्जी की जो मेडिसिन आती हैं दोस्तों, वो कौन सी मेडिसिन होती है, वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती हैं। कहने का मतलब वो H1 रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देती हैं। और हमको किसी की एलर्जी क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज हो रही है, जो हमने पिछली क्लास में बात कर लिया था। हिस्टामिन शरीर में मास्ट सेल और बासोफिल्म से क्या होती है, रिलीज होती है, और एलर्जी के प्रमुख मेडिएटर की तरह काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी में एलर्जी लाने का काम करती है। कौन? हमारी यही हिस्टामिन। तो हम एंटी हिस्टामिन जो दवाई देंगे तो इसी हिस्टामिन की इफेक्ट को क्या करेंगे, हम ब्लॉक करवा देंगे। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, हिस्टामिन के हमने 5 रिसेप्टर पढ़े थे, H1, H2, H3, H4। और एलर्जी कंडीशन में मुख्यतः जो रिसेप्टर होता है, H1 रिसेप्टर मीडिएटेड इफेक्ट होता है, इसलिए H1 रिसेप्टर ब्लॉकर का उपयोग किया जाता है। यानी जो एलर्जी के लिए जो मेन रिसेप्टर होता है, कौन होता है दोस्तों, H1 रिसेप्टर। इसलिए एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग में जो हम रिसेप्टर की ब्लॉक की बात करते हैं, एलर्जी की रिसेप्टर की ब्लॉक की बात करते हैं, तो हम H1 रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं कि हम H1 रिसेप्टर की इफेक्ट को क्या करेंगे दोस्तों, ब्लॉक कर देंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे दोस्तों, H1 एंटागोनिस्ट H1 एंटी हिस्टामिन कैसे होते हैं। देखिए, H1 रिसेप्टर पर क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं, और हिस्टामिन को रिसेप्टर से बाइंड होने से रोक देते हैं। यानी अब क्या करेंगे, हिस्टामिन के जो H1 रिसेप्टर है वहाँ पे जाके ये बाइंड हो जाएंगे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। कौन बाइंड होंगे दोस्तों, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग बाइंड हो जाएंगे, और फिर हिस्टामिन को बाइंड होने से रोक देंगे। यानी जो हिस्टामिन जो रिसेप्टर से बाइंड होकर हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करवा रहा था, अब वहाँ पे क्या बाइंड हो गया, एंटी हिस्टामिनिक दवा बाइंड हो गया है, ड्रग बाइंड हो गया है, जिसके कारण अब हिस्टामिन वहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर जो सिम्टम्स जो एलर्जी के थे वो क्या होंगे, खत्म होंगे। यानी एक कम्पिटेटिव रिवर्सिबल ब्लॉकर के होते हैं, और फार्माकोलॉजिकल में इनवर्स एगोनिस्ट की माने जाते हैं। कहने का मतलब है ये रिवर्सिबल ब्लॉकर होते हैं कम्पिटेटिव, यानी अगर कंपटीशन उसकी ज़्यादा होगी तो बाइंड हो जाएगा, अगर इसकी कंपटीशन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये बाइंड हो जाएंगी। अगर जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी रिसेप्टर के साथ वही बाइंड हो जाएगा। ये निम्न इफेक्ट को कम कर देते हैं। कौन कौन सी इफेक्ट को कम करते हैं दोस्तों, जैसे वासोडाइलेशन करा देंगे, कैपिलरी परमेबिलिटी को भी कम कर देंगे, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा देंगे, और परमाइटिस इचिंग को भी कम करवा देंगे। साथ में स्नेजिंग, जो नाक बहती है दोस्तों उसमें भी क्या करेंगे, एक कम करवा देंगे। इचिंग का मतलब खुजली होता है, खुजली को भी ये कम करवाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, ये जो ड्रग होते हैं हिस्टामिन रिलीज को नहीं रोकती हैं, बल्कि उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। यानी हमारी बॉडी में अभी भी हिस्टामिन रिलीज हो रही है, लेकिन जो ये ड्रग होती हैं एंटी हिस्टामिनिक जो ब्लॉकर हमने बात किया है, ये क्या करते हैं, उनके इफेक्ट को ब्लॉक कर देती हैं। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें देखिए जो एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग होती हैं अलग अलग क्लास में आती हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती हैं, जो इसकी विशेषताएं होती हैं, जो दोस्तों लिपिड सॉल्युबल है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, एंटी कोलिनर्जिक एक्शन इसमें होता है, और शॉर्ट एक्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें आता है डाइफेनाइल हाइड्रामीन, साथ में क्लोरफेनिरामाइन एंड प्रोमेथाजीन, हाइड्रोक्सीजीन एंड साथ में डाइमेन हाइड्रेडिनेट, क्लियर, डाइमेन हाइड्रीनेट इसमें आता है दोस्तों। ये हमारे क्या है, हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके फीचर की, तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सेडेशन ला देता है, मतलब हमारी मन को शांत कर देता है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाता है, मोशन सिकनेस में भी यूजफुल होता है, नोजिया वोमिटिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों सेकंड जनरेशन की एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की, तो एक जो इसकी विशेषताएं होती है, लेड लिपिड सॉल्युबल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कम प्रवेश करता है, सेडेटिव H1 ब्लॉकर होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन
पे काम करता है और मिनिमल सेडेशन कॉज करता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें आता है लोसार्टन, सिट्रजिन, लियोसिट्रजिन, सिट्रजिन मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है दोस्तों। फेक्सोफेनाडिन आता है, डेस्लोराटाडिन आता है, साथ में लियोसिट्रजिन, देखिए अभी मैंने बात किया था लियोसिट्रजिन भी इसमें आता है। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके क्लिनिकल यूजेस की। क्लिनिकल यूजेस में क्या होगा, एलर्जिक राइटाइटिस देखने को मिलता है, यानी इसके जो एलर्जिक होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिम्टम्स जैसे दोस्तों स्नेजिंग, नाक बना और राइनोरिया होता है, नेजल नाक में खुजली होता है, लैक्रिमिनेशन हो सकता है। यानी सेकंड जनरेशन ड्रग प्रेफर करते हैं क्योंकि ये डे टाइम सेडेशन नहीं करते, यानी दिन के समय ये क्या होते हैं, सेडेशन नहीं कॉज कराते हैं। अगर दोस्तों बात करें यूट्रिक एरिया, यूट्रिक एरिया में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे व्हील्स हो गए, सीवियर ईचिंग हो गए, स्किन रेडनेस हो गया, तो क्रॉनिक यूट्रिक एरिया में सेकंड जनरेशन ड्रग फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में माना जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों एलर्जिक कंजाइटिस में इनका इस्तेमाल किया जाता है, नहीं आंखों में ईचिंग होना, रेडनेस हो जाना, वाटरिंग यानी आंखों से पानी बहना, या ओरल या टॉपिकल प्रिपरेशन के रूप में इनका दोस्तों यूज किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों एनाफिलैक्सिस में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनलिन के स्थान पे, यानी एंटीहिस्टामिनिक केवल सपोर्टिव थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एयर ऑब्स्ट्रक्शन या सीवियर हाइपोटेंशन में को रिवर्स नहीं करते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों इसमें दिया जाता है पर्ट्यूटिस में, जिसमें ड्रग एलर्जी हो सकता है, इंसेक्ट बाइट हो सकता है, स्किन रिएक्शन हो सकते हैं, नाइट ईचिंग हो सकता है, में सेडेशन ड्रग को बेनिफिशियल होते हैं, यानी कह रहे हैं जो रात में जो ईचिंग होता है इसमें जो दवाएं होते हैं क्या होते हैं, बहुत बेनिफिट होते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों मोशन सिकनेस भी इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डाइमेन हाइड्राडिनेट, मेक्लिजीन, प्रोमेथाजीन, ये स्ट्रॉन्ग एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से क्या करते हैं, वेस्टिबुलर सप्रेशन करते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों नोजिया या वोमिटिंग में इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं मोशन रिलेटेड वोमिटिंग में यूजफुल होता है, प्रेगनेंसी में वोमिटिंग जो होता है उसमें यूजफुल होता है। डॉक्सिलामीन जो होता है विथ पेरिडॉक्सिन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन दवाओं को दिया जाता है। इंसोम्निया का मतलब होता है दोस्तों जिसको नींद नहीं लगा, जिसको नींद नहीं लगता है उसके लिए भी इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। डाइफेनहाइड्रामीन जो होता है शॉर्ट टर्म स्लीप एड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपको क्या करेगा, नींद को इंड्यूस करा देगा, आपको बॉडी में क्या करेगा, आपको नींद ला देगा। कॉमन कोल्ड में भी इन दवाओं को इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, जैसे कोल्ड क्योर तो नहीं करते हैं, स्नीजिंग या राइनोरिया को कंट्रोल करते हैं, जो नाक बहता है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इफेक्ट मेनली एंटीकोलिनर्जिक ड्राइंग एक्शन से होता है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों एडवर्स इफेक्ट ऑफ द H1 एंटीहिस्टामिन की एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। देखिए पहला एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो गया, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल बी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करता है दोस्तों, क्रॉस कर देता है। इनका एंटीकोलिनर्जिक या एंटी मस्कुलानिक एक्शन होता है। कुछ में अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर इफेक्ट भी होता है, यानी सेकंड जनरेशन ड्रग कंपैरेटिवली क्या होते हैं, सेफर होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है दोस्तों कम सेफ होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों, देखिए फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन, क्लोरफेनामिन, ये जो होते हैं ये सब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करते हैं दोस्तों, क्रॉस कर देते हैं। आगे बात करिएगा, अब बात करेंगे सेडेशन, ये किसमें इस्तेमाल किया जाएगा इन दवाओं का, फर्स्ट जनरेशन की दवाओं को सेडेशन में मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट है। ये ड्रग जो होते हैं लिपोफिलिक होते हैं, यानी लिपिड में क्या होते हैं, घुलने वाले होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर सेंट्रल H1 रिसेप्टर को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। ब्रेन में हिस्टामिन अल्टरनेस बनाए रखने में मदद करते हैं, इसलिए ब्लॉक करने पर ड्राउनिस हो सकता है। ड्राउनिस मतलब वही नींद ला सकते हैं। क्लिनिकल फीचर की बात करें दोस्तों, ड्राउनिस ला देगा, स्लीप यानी वही नींद ला देगा, स्लीप कर देगा, रिड्यूस अल्टरनेस कर देगा, इम्पेयर्ड साइकोमोटर परफॉर्मेंस कर देगा। यानी ड्राइविंग मशीनरी ऑपरेशन में अवॉइड करना चाहिए। एल्कोहल में या बेंजोडाइजिपिन्स के साथ इन दवाओं को नहीं लेंगे, क्योंकि उन दवाओं को लेने से क्या होगा, सेडेशन बढ़ जाएगा। एडल्टरी में जो पेशेंट होते हैं, जो बूढ़े पेशेंट होते हैं, उनमें कन्फ्यूजन या फॉल रिस्क ला सकता है, यानी इन दवाओं को हम नहीं दे सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट या एट्रोपिन लाइक इफेक्ट की, तो कॉज कर देगा फर्स्ट जनरेशन ड्रग मस्कुलानिक रिसेप्टर को भी क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। मस्कुलानिक रिसेप्टर ब्लॉक कर देगा तो सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, ब्लड विजन हो जाएंगे, यानी आंखों से कम दिखाई देगा। कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या होगी, यूरिनरी इरिटेशन, ब्लड जो आपका यूरिन है वो क्या होगा, ब्लडर में रुकेगा, और ट्रैकीकार्डिया आपकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंट्राइंडिकेशन दोस्तों किस में नहीं देना है, ग्लूकोमा वाले को पेशेंट को नहीं देना है। बिगाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में जो ऐसे पेशेंट को जिसको
जिनको प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है तो उन पेशेंट को नहीं देना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्साइटमेंट या स्पेशली इन चिल्ड्रन को देख लीजिए दोस्तों, जैसे पैराडॉक्सल रिएक्शन में, यानी कुछ बच्चों में सेडेशन की जगह क्या होता है इरिटेबिलिटी कॉज कर देगा, रेस्टलेसनेस कॉज कर देगा, इंसोम्निया ला देगा, सीजर जैसी समस्या ला देगा, यानी मिर्गी जैसी समस्या ला देगा। मैकेनिज्म फुली क्लियर नहीं है, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है सेंसिटिव कारण माना जाता है, इसलिए इन दवाओं को हम स्पेशली चिल्ड्रन में नहीं देते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों पोस्ट यूरल हाइपोटेंशन में, तो स्पेशली सीन विद प्रोमेथाजिन। प्रोमेथाजिन के साथ ऐसा देखा गया है कि अल्फा एड्रेनार्जिक रिसेप्टर को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, स्टैंडिंग पर बीपी गिर सकता है, भी आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, साइनोक देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे दोस्तों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस देखने को हो सकता है, जैसे नौजिया हो सकता है, इपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकेगा, यूजुअली माइल्ड या एंड सेल्फ लिमिटिंग देखने को मिलेगा, यानी कह रहे हैं माइल्ड या हो सकता है कब, यानी कम अमाउंट में ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका जो इपीगैस्ट्रिक है वो डिस्कम्फर्ट हो गया है या नौजिया हो गई है। आगे बात करेंगे दोस्तों हाइपर सेंसिटिव हो सकता है इन दवाओं के कारण, जैसे स्किन रेशनेस हो सकेगा, फोटो सेंसिटिव हो सकता है। आगे बात करेंगे ओवरडोज ऑफ टॉक्सिसिटी, अगर अधिक मात्रा में इन दवाओं को ले लेंगे तो क्या दिक्कत होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, कन्वर्जन मिर्गी जैसे समस्याएं हो सकती हैं, हाइपरथेरेमिया देखने को, कोमा जैसे समस्या होगी, चिल्ड्रन में सीवियर एक्साइटमेंट या सीजर जैसे मिर्गी जैसे समस्याएं हो सकते हैं, यानी दौरे जैसी समस्याएं हो सकते हैं। सेकंड जनरेशन की बात करेंगे दोस्तों कि इन दवाओं का सेकंड जनरेशन में क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, तो सिट्रीजिन हो गया, लोराटाडीन हो गया, फेक्सोफेंटाडीन हो गया, तो इनमें मिनिमल सेडेशन देखने को मिलता है, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट कम करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम H1 रिसेप्टर पर कम इफेक्ट कम करते हैं, सिट्रीजिन में माइल्ड ड्राउनिंग पॉसिबल हो सकता है, फेक्सोफेनाडिन में प्रैक्टिकली नॉन सेडेटिंग होते हैं। हेडेक की बात करें दोस्तों तो मोस्ट कॉमनली माइल्ड एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका, हेडेक, यानी ये क्या होता है आपके सर को भारी कर देगा, माइल्ड ड्राइम होता है, आपकी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट के कारण आपकी जो मुंह है वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। कार्डियक टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा इन दवाओं के कारण, जैसे टेरफानाडिन, एसिटामिडोजोल, ये जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं कार्डियक टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बात करेंगे कार्डियक पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे, कोटिनिब को प्रोलॉन्गेशन दे देंगे, और साथ में टॉर्सेट डिपॉइंटर्स कर देंगे। रिस्क इंक्रीज विथ CYP3A4 इनहिबिटर की तरह काम कर देते हैं। मॉडर्न ड्रग क्या होते हैं, सेफर, जो प्रेजेंट टाइम के जो ड्रग कुछ है वो कुछ हद तक क्या होते हैं दोस्तों, सेफर होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कंट्राइंडिकेशन, इन दवाओं को कहाँ पे नहीं देना है, किन को नहीं देना है। पहला बात है ग्लूकोमा को इन दवाओं को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन में एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है, जो कि क्या करेगा, पेपिलरी मसल्स को क्या करेगा, डायल्यूट करा देगा, जिससे क्या होगा, माइड्रिएट्रिस हो जाएगा, और एक्वस ह्यूमर को आउटफ्लो को कम करवा देगा, इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ा देगा, एक्यूट ग्लूकोमा अटैक ट्रिगर कर सकता है, इसलिए हम ग्लूकोमा वाले पेशेंट को इन दवाओं को नहीं दे सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों बिग्नाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया में इन दवाओं को नहीं देंगे, यानी एंटीकोलिनर्जिक एक्शन के कारण ब्लडर डिस्ट्रेस मसल रिलैक्स हो जाएगा, यूट्रिन यानी हमारी ब्लडर में क्या होगा, पेशाब क्या होगा, रुकने लगेगा, इसलिए इन पेशेंट को हम क्या करेंगे, इस दवा को नहीं देंगे। क्लियर। एंटीहिस्टामिनिक दवा नहीं देंगे। सीवियर लिवर डिजीज में भी इन दवाओं को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, सब एंटीहिस्टामिनिक हिपैटिक मेटाबॉलिज्म से एलिमिनेट नहीं होते हैं, सीवियर लिवर इंपेयरमेंट में ड्रग एक्युमुलेशन कर देते हैं, एक्सेस सेडेशन कर देते हैं, लॉन्ग सेकंड जनरेशन ड्रग में डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। आगे बात करेंगे दोस्तों नियोनेट्स या प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में दवा को नहीं देंगे, यानी फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक को नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि CNS डिप्रेशन कर देगा, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन रिस्क होता है, इसलिए न्यूबॉर्न में दवा को अवॉइड किया जाता है। पेशेंट ट्रैकिंग की बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन में एल्कोहल, बेंजोडाइजिपिन्स, ओपियाइड के साथ इन दवाओं को नहीं देंगे, क्योंकि एक्सेसिव सेडेशन कॉज करवा देगा, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करवा देगा, जिससे आपकी सांस जो होगी दोस्तों स्लो हो जाएगी। स्ट्रिक्ट अवॉइड करेंगे कॉशन के साथ, यानी करें उसको अधिक कॉशन के साथ उस दवाओं को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। अगला जो दोस्तों है क्या 5-HT एंटागोनिस्ट। 5-HT एंटागोनिस्ट के बारे में दोस्तों बात करें तो इंट्रोडक्शन पहले देख लीजिएगा, इसको सेरोटोनिन हम बोलते हैं, हमको पहले ही पता है 5-HT को सेरोटोनिन बोला जाता है, यानी एंटागोनिस्ट का मतलब इसके खिलाफ काम करने वाली दवाओं के बारे में बात करेंगे। यानी क्या करेगा, ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ब्रेन में पाया जाता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, प्लेटलेट में, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। सेरोटोनिन के कई फिजियोलॉजिकल फंक्शन रेगुलेट करता है, जैसे मूड हो गया, वोमिटिंग रिफ्लेक्स हो गया, GI मोटिलिटी हो गया, वास्कुलर टोन हो गया, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गया, ऐसा हमने पिछली क्लास में भी बात कर लिया था। सेरोटोनिन के कई रिसेप्टर भी होते हैं, हमने इसके
बारे में बात कर लिया था पिछली क्लास में, ये सब चीज़ें हमने देख लिया है। आज के दोस्तों हम बात करेंगे इसमें केमिकल इंपॉर्टेंस मुख्यतः क्या होता है, जैसे 5H3 जो रिसेप्टर होता है वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 5H2 जो होता है HT2 जो होता है दोस्तों माइग्रेन वस्कुलर इफेक्ट के लिए, और ये 5HT एंटागोनिस्ट जो ड्रग होंगे जो इन रिसेप्टर को क्या करेंगे दोस्तों ब्लॉक कर देंगे, यानी सेरोटोनिन के इफेक्ट को क्या करेंगे दोस्तों कम कर देंगे। ऐसे को हम बोलेंगे 5HT एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का दोस्तों नाम मतलब ही होता है कि उसके विपरीत काम करना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की दोस्तों बात करें तो हम 5HT एंटागोनिस्ट के मैकेनिज्म को अलग अलग रिसेप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे पहला बात करेंगे 5HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये क्या करेगा, 5HT रिसेप्टर की एक्शन को क्या करेगा दोस्तों रोकेगा, यानी ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के एंट्रोक्रोमैफिन सेल से जुड़े वेगल अफरेंट फाइबर्स पर क्या करेगा दोस्तों काम करेगा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे और वोमिटिंग सेंटर में वोमिटिंग कैसे होता है इस पर यह क्या दोस्तों काम करेगा। करने का मतलब है कि ये क्या करता है दोस्तों, जो कीमो रिसेप्टर जो ट्रिगर जोन होते हैं और वोमिटिंग सेंटर होते हैं, इन दोनों पे दोस्तों काम करके इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों को रोक देता है, जिससे क्या होता है वोमिटिंग नहीं होगा और जो इसके कीमो रिसेप्टर जो जोन होंगे वो क्या होंगे, ट्रिगर नहीं होंगे। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों कीमोथेरेपी या रेडिएशन टॉक्सिन के दौरान क्या क्या ऐसा हो रहा है। देखिए इंटेस्टाइनल इंट्रोक्रोमैटिन सेल से क्या होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है या वेगल अफरेंट फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है और सिग्नल मॉड्यूलेट वोमिटिंग सेंटर तक ले जाता है, नोजिया वोमिटिंग होता है। क्लियर। तो अब जो हम बात करेंगे दोस्तों 5HT एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, और उसके बाद बात करेंगे 5H3 रिसेप्टर ब्लॉक को करता है। आपको बताना है वेगल स्टिमुलेशन को रोक देते हैं और साथ में क्या करना है, वोमिटिंग रिफ्लेक्स को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। क्लियर। जो दोनों क्वेश्चन थे इन दोनों के हमने आंसर यहीं नीचे दे दिए हैं, इसको थोड़ा साइड में देना चाहिए था पर यहाँ पे आ गया है, आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों 5HT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, जैसे 5H2 रिसेप्टर पाए जाते हैं जैसे ब्लड वेसल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, प्लेटलेट्स में। तो सेरोटोनिन नॉर्मली क्या काम करता था, वास्टो कंस्ट्रक्ट करवाता था, प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ा देता था, लेकिन जो इसके एंटागोनिस्ट हैं इसके ऊपरी विपरीत काम करवा देंगे, मतलब वास्टो कंस्ट्रक्शन को कम करवाएंगे, माइग्रेन में मस्कुलर चेंजेस को कम करेंगे, प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। इसलिए माइग्रेन प्रोफाइलिसिस में क्या है, कार्सिनोइड सिंड्रोम में उपयोगी होते हैं। ये दवाओं किसमें उपयोग किए जाते हैं, माइग्रेन प्रोफाइलिसिस में। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ 5HT एंटागोनिस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो 5HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की अगर क्लासिफिकेशन देखें, प्राइमरी क्या है, एंटीमेटिक ड्रग के नाम से जाना जाता है। एंटीमेटिक का मतलब होता है दोस्तों उल्टी को रोकने वाली दवा, इमेटिक का मतलब होता है दोस्तों उल्टी। क्लियर। ये जो ड्रग होते हैं सिलेक्टिव 5HT3 रिसेप्टर को ब्लॉकर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो ओंडेस्टान मोस्ट कॉमन इंजेक्शन यूज किया जाने वाला है क्या है, ओंडेस्टान। साथ में क्या है, ग्रेनिसेट्रॉन, साथ में क्या है पालोनोस्टेरॉन और साथ में डोलासेट्रॉन। क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इसके बात करें तो हाईली सेडेटिव 5HT रिसेप्टर के लिए काम करता है, मेनली यूज किया जाता है एंटीमेटिक रूम में। और पालोनोस्टेरॉन हैज लॉन्गर हाल्फ लाइफ, इसके जो हाल्फ लाइफ होती है क्या होती है, बहुत अधिक होती है। यूजफुल इन डिलेड वोमिटिंग, ये क्या होता है, वोमिटिंग को डिलेट कर देता है। करने का मतलब वोमिटिंग को क्या कर देगा, रोक देगा, यानी कि वोमिटिंग को कुछ समय तक लिए अवॉइड कर देगा। 5HT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात करें दोस्तों, जो मेनली होता है 5H2 रिसेप्टर ब्लॉक कर देता है। इसमें क्या होता है, साइप्रोहेप्टाडीन होते हैं, साथ में पिजोटिफेन होते हैं, साथ में मेथाइल सेरगाइड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें दोस्तों, यूज किया जाएगा माइग्रेन प्रोफाइलिसिस में। सम हैव एंटीहिस्टामिनिक एक्शंस लाइक साइप्रोहेपाटिडीन एंड साथ में मेथाइल सेरगिडिन एज इर्गोट डेरिवेटिव के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखिए अलग अलग है, तो हम इसको थोड़ा सिस्टम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे इफेक्ट ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जीआईटी पे क्या काम करता है, जो काम करेगा 5HT3 एंटागोनिस्ट काम करेगा। नॉर्मली क्या होता है, सेरोटोनिन क्या करेगा, जीआई ट्रैक्ट से रिलीज होकर वायगल अफरेंट स्टिमुलेट करता था, वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देता था। लेकिन क्या है दोस्तों, ये इसकी एंटागोनिस्ट है, तो एंटागोनिस्ट है तो इसके विपरीत काम करेगा। देखिए जो हमारा जो ड्रग है क्या है 5HT3 एंटागोनिस्ट, तो क्या करेगा, वेगल अफरेंट स्टिमुलेशन को रोक देगा, वोमिटिंग रिफ्लेक्स को सप्रेस कर देगा, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और टॉक्सिन से होने वाली वोमिटिंग को भी क्या करेगा दोस्तों, कंट्रोल कर देगा। जीआई मोटिलिटी पर डायरेक्ट मेजर इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन पर हो सकता है। इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी 5HT3 रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वोमिटिंग सेंटर में
क्या दोस्तों प्रेजेंट होता है। तो बैकवर्ड इसको क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने से क्या होगा, नोजिया कम हो जाएगी, वोमिटिंग कंट्रोल हो जाएगा। और 5S2 एंटागोनिस्ट सेंट्रल सिस्टम में क्या काम करेगा, ठीक इसके विपरीत हमको पता है क्या करेगा, सेरोटोनिन मेडिएटेड वेस्कुलर चेंजेस कर देगा और माइग्रेन फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, कम कर देगा। इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स पे दोस्तों क्या काम करेगा, सेरोटोनिन नॉर्मली क्या करता था, वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कराता था, लेकिन 5S2 एंटागोनिस्ट क्या करेगा, वासो कंस्ट्रक्शन को क्या करेगा दोस्तों, कम करा देगा और माइग्रेन प्रोफाइलिसिस में भी हेल्पफुल कर देगा। इफेक्ट ऑन प्लेटलेट, प्लेटलेट्स पे काम करता है, सेरोटोनिन प्लेटलेट सेग्रीगेशन में भूमिका निभाता था और 5S2 ब्लॉकेज से क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन कम हो जाएगा, यानी माइल्ड इफेक्ट इससे देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे दोस्तों क्लिनिकल यूजेज ऑफ 5S2 एंटागोनिस्ट के। तो कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वोमिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इन कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वोमिटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी उनको रोकने के लिए। इन ड्रग का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है कीमोथेरेपी ड्रग, जिसे सिस्प्लास्टिन इंटेस्टाइन से सेरोटोनिन रिलीज कराते थे और वेजल अफरेंट स्टिमुलेशन वोमिटिंग सेंटर को क्या करते थे, एक्टिवेट करा देते थे, जिससे हमारी बॉडी में क्या होता था, जिससे हमारी बॉडी में वोमिटिंग होता था, यानी कहने का मतलब है जिससे हमको उल्टी होता था। 5HT3 एंटागोनिस्ट क्या करें, जैसे ओंडास्टान, ग्रेनुलर, पैलोनोस्टेरोन एक्यूट फेज वोमिटिंग में वेरी इफेक्टिव होते हैं। ऑप्टन डेक्सामेथासोन के साथ इनको दिया जाता है। हम बात करेंगे दोस्तों पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग में भी इनका इस्तेमाल किया जाए। सर्जरी एनेस्थेसिया के बाद वोमिटिंग कॉमन होती है, यानी 5HT3 एंटागोनिस्ट ओंडास्टान जैसे ग्रेनुलर जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा उल्टी को रोकने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। हम बात करेंगे दोस्तों रेडिएशन इंड्यूस वोमिटिंग में, जैसे रेडिएशन के कारण जो वोमिटिंग होती है, यानी कैंसर पेशेंट में रेडियोथेरेपी के दौरान सेरोटोनिन रिलीज होता है जिसके कारण वोमिटिंग होती है। तो 5HT3 एंटागोनिस्ट इफेक्टिव होते हैं उन उल्टी को रोकने के लिए, यानी एक्टिव वोमिटिंग कंट्रोल में इनका इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करेंगे दोस्तों डिलेड कीमोथेरेपी वोमिटिंग में, यानी कह रहे हैं कि जो केमिकल के कारण जो कहते हैं वोमिटिंग को रोक, यानी कुछ केस में कहते हैं वोमिटिंग 24 घंटे के बाद शुरू हो जाती है, जैसे पैलोनोस्टेरोन लॉन्ग हाफ लाइफ होता है, सेल्फ डिलेड फेज में यूजफुल होता है। माइग्रेन प्रोफाइलिसिस में इनका इस्तेमाल होता है, यानी सेरोटोनिन वेस्कुलर टोन रेगुलेट करते हैं। 5HT2 एंटागोनिस्ट जैसे पिटोटिफेन एंड मेथाइल सेरिगाइड इन माइग्रेन अटैक फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं और एक्यूट अटैक में नहीं, यानी प्रोफाइलिसिस में इनका इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। हम बात करेंगे दोस्तों और क्या, कार्सिनोइड सिंड्रोम में इनका इस्तेमाल किया है। कार्सिनोइड ट्यूमर सेरोटोनिन एक्सेस प्रोड्यूस कर देते हैं। सिम्टम्स की बात करें, फ्लशिंग, डायरिया, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है। और जिन दवाओं को यूज किया जाता है दोस्तों, क्या साइप्रोहेप्टाडीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेरोटोनिन एक्सेस सिम्टम्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ड्रग इंड्यूस वोमिटिंग में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, सम ड्रग नोजिया कॉज करते हैं। 5HT3 एंटागोनिस्ट सिम्पैथोमिमेटिक्स रिलीफ दे सकते हैं और एपेटाइट से स्टिमुलेशन कर देते हैं, यानी साइक्लोहेप्टाडिन सेरोटोनिन एपेटाइट सप्रेस करता है। ब्लॉकेज से एपेटाइट इंक्रीज हो जाता है, यानी भूख क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अंडरवेट पेशेंट में इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों एडवर्स इफेक्ट ऑफ 5HT एंटागोनिस्ट। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है मोस्ट कॉमन, साथ में और क्या देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, और क्या हो सकता है दोस्तों, और देखने को मिलेगा क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन देखने को मिल सकता है, यानी कह रहे हैं हमारे जो ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। डिजी चेंज देखने को मिलेगा, सेडेशन देखने को मिलेगा, ये सब इसके कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वेट गेन हो सकता है, और क्या हो सकेगा, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा कुछ दवाओं के साथ। क्लियर। तो आपका दोस्तों ये जो चैप्टर था हमारा, यही चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, हमारा खत्म हो जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी भी रिएक्शन को भी देखने को मिलेगा, उससे साइड इफेक्ट में फाइब्रोसिस भी देखने को मिलेगा कुछ केस में। तो ये दवा जो चैप्टर था दोस्तों हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि साइड इफेक्ट ये सब हम ऑलरेडी बार बार सब पढ़े हैं, तो हमको बहुत बार फिर इसको डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, और हो सकता है अगले चैप्टर में हम इसको कुछ पॉइंट अभी हमको बताना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है उसको रिपीट करके तब आपके अगले चैप्टर को हम स्टार्ट करें। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, हम मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।